तो डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ मैटर के बारे में समझा था और उसके टाइप्स देखे थे। तो आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप है उसकी हम बात करें, केमिकल कॉम्बिनेशन है क्या, पहले तो ये समझ लीजिए। एक एटम दूसरे एटम से मिलकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। इसी तरीके से कई सारे मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। अभिक्रियाओं के दौरान रिएक्टेंट डिग्रेड होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं वो फॉर्म होते हैं, बनते हैं। तो उस दौरान उनमें किस तरीके का रेशियो रहा होगा, उनमें क्या परिवर्तन रहा है, इन सभी को समझने के लिए हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन समझते हैं। ये बेसिकली 5 तरीके के पढ़े जाते हैं। सबसे पहला लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन। दूसरा नियम होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है। तीसरा हम देखते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। पांचवा है गैलुसैक लॉ। गैलुसैक का नियम, गैलुसैक्स लॉ। अब हम लोग वन बाय वन इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन समझते हैं। ये नियम लेवोसियर के द्वारा दिया गया है, जिसे हम फादर ऑफ केमिस्ट्री समझते हैं, जानते हैं। है क्या, बेसिकली जितने भी रिएक्टेंट होंगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो रिएक्टेंट का ओवरऑल मास होगा वो प्रोडक्ट के ओवरऑल मास के इक्वल होगा। यानी कि सीधी सीधी जो डेफिनेशन होती है इसकी, मैटर कभी भी बनाया नहीं जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। इंग्लिश में अगर डेफिनेशन की बात करें हम, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट्स चेंज वन फॉर्म टू अनदर। इसे आप एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हो, लेकिन मैटर को आप ना ही क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मैटर को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, मैटर को आप किसी एक आर्टिकल्स बनाने में यूज कर सकते हो, कहीं भी आप यूज कर सकते हो, उसे कन्वर्ट कर सकते हो, बट आप उसे फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ना ही उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो मैटर ना ही कभी उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही कभी नष्ट किया जा सकता है। ये हम समझते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के अंतर्गत। तो एक दो इक्वेशन के द्वारा हम लोग इसे समझेंगे। जैसे हमारे पास कोई एक एग्जाम्पल है, CaCO3, ये एक रिएक्टेंट है जो डिग्रेड होकर CaO कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अब मान के चलिए इसका वेट 100 है, ठीक, या 1.6 है, जितना भी हो अपन मान सकते हैं। और तो हम लोग जो CaCO3 है इसे मान लेते हैं कि ये 10 ग्राम है, ठीक है। तो इसमें जो Ca होगा, CaO कितना बनेगा, यदि CO2 की मात्रा 4.4 ग्राम हो तब CaO कितना होगा। तो हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अनुसार, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन नियम के अनुसार, कि जितना मैटर पहले था उतना ही मैटर अभी भी रहेगा। पहले कितना था 10,
अब CaCO3 हमें पता है कितना, CO2 हमें पता है, सॉरी कितना है 4.4। तो 10 में से आप 4.4 को माइनस करोगे तो CaO निकल के आ जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड निकलेगा। तो 10 में से आप जब भी माइनस करोगे 4.4 तो निकलेगा 5.6 ग्राम। यानी कि इतना हमें पता होता है, अगर यहाँ पर 10 ग्राम है तो प्रोडक्ट भी 10 ग्राम ही होंगे। रिएक्टेंट का मास जितना होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। रिएक्शंस के दौरान मास का चेंजमेंट बिल्कुल नहीं हो सकता, ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में हम लोग समझते हैं। इसके बाद हम दूसरे नियम की बात करते हैं। जो दूसरा नियम है हमारे पास वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक, इसमें ये कहा गया है कि कोई भी कंपाउंड अपने सोर्स पर डिपेंड नहीं करता। जैसे वाटर है, वाटर सोर्स पर डिपेंड नहीं करेगा कि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना रेशियो रहे, उसके एटम्स के बीच में कितना रेशियो रहेगा, ये किसी भी सोर्स पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे वाटर में अगर हम उनके एटम्स का रेशियो देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, एक हाइड्रोजन का वेट 1 होता है, 2 का हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है 60। तो अगर इन्हें हम कैंसिल करें तो 1:8, ये इनका एक रेशियो होगा फिक्स। आप वाटर कहीं से भी प्राप्त करते हो, नदी का पानी हो, झील का पानी हो, या कुएं का पानी हो, या नल का पानी हो, कोई भी आप वाटर लो, कोई भी पानी लोगे तो उसमें हमेशा H और O का रेशियो फिक्स होगा 1:8। ये बताया गया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में। कोई भी कंपाउंड होगा उसमें जो एटम्स होते हैं उनका एक फिक्स रेशियो होगा, उन्हें आप किसी भी कंडीशन में परिवर्तित नहीं कर सकते, ये दूसरे नियम में बताया गया। अब हम बात करें तीसरे नियम की। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है? ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे CO और CO2 दो है हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। इसमें कार्बन का अकेला वेट कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16। इसी तरीके से इसमें हम देखें कार्बन और ऑक्सीजन का, कार्बन का कितना होगा 12, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो टोटल कितना हो जाएगा 32। अगर हम इसका सिंपल रेशियो निकालें तो कितना होगा, 4 से अगर इसे डिवाइड करोगे 3:4। यहाँ अगर आप सिंपल रेशियो निकालोगे तो यहाँ आएगा 3:8। तो इसमें एक का रेशियो फिक्स रहेगा, किसी भी एक एटम का रेशियो फिक्स रहेगा इस नियम के अनुसार। कांस्टेंट है, ये 3 है, यहाँ पर भी 3 है, बट जो दूसरा एटम होगा उसका मल्टीपल में बढ़ेगा। मल्टीपल मतलब गुणा में, ये 4 है, यहाँ कितने हो गए 8, तो 8 4 का 2 गुना है, मल्टीपल में बढ़ा है, तो इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक एटम का रेशियो फिक्स रहेगा जबकि दूसरे एटम का रेशियो मल्टीपल में बढ़ता चला जाएगा, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक और एग्जांपल की हम बात करें, इसी में नाइट्रोजन के ऑक्साइड की हम बात करें, और इसमें ये बात याद रखना कि हम उसके ऑक्साइड लेते हैं, किसी भी एलिमेंट के आप ऑक्साइड लिए, यहाँ पर हमने कार्बन का ऑक्साइड लिया था और कार्बन के 2 ऑक्साइड लिए थे, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड लेते हैं, N2O, NO, NO2, सॉरी N2O3, NO2 और N2O5। ठीक है, ये नाइट्रोजन के हमने ऑक्साइड लिए हैं। नाइट्रोजन का अकेला वेट होता है 7, अगर 2 नाइट्रोजन है तो इसका वेट कितना होगा 40, सॉरी
एटॉमिक नंबर 7 होता है, वेट होता है 40 14, तो 2 का कितना हो जाएगा 28, और ऑक्सीजन का कितना होगा 16, यहाँ 14 16, यहाँ पर 28 14 32, यहाँ 28 80 हो जाएगा। ठीक, नाइट्रोजन 1 है तो उसका वेट होता है 40 14, 2 है तो 28 हो गया, इसमें 1 था 14 लिख दिया, इसमें 2 थे तो कितने लिख दिए हमने 28, इसमें भी नाइट्रोजन 1 है तो हमने 14 लिख दिए, इसमें 2 हैं तो 28 लिख दिया। ऑक्सीजन का होता है 16, तो एक ऑक्सीजन का 16 हमने लिख दिया, यहाँ पर भी एक ही ऑक्सीजन है तो इसलिए हमने यहाँ पर भी 16 लिखा है। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, 16 थी 48 हो गया, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32 हो गया, यहाँ पर 5 है 16 पंचे 80 हो गया। अब इसे आप डिवाइड करो कितने में निकलेगा, अगर इसमें हम 4 से डिवाइड करें इसका सिंपल रेशियो कितना होगा, 4 से अगर इसे काटते हो तो कितना निकलेगा 7, और इसे देखोगे तो ये 4, अगर इसे हम 4 से डिवाइड करें, सॉरी 4 से नहीं होगा, ये 2 से डिवाइड होगा, 7 और 8, इसे डिवाइड करोगे तो ये 7 12, जब इसे डिवाइड करोगे तो ये 7 60, इसे डिवाइड करोगे तो 7 20। देखो जिसका भी आपने ऑक्साइड लिया है उनके ऑक्साइड्स का जो रेशियो होगा वो मल्टीपल में बढ़ रहा होगा, लेकिन जिसका ऑक्साइड लिया है, जिस एलिमेंट का आपने ऑक्साइड लिया है वो एलिमेंट हमेशा फिक्स रहेगा, बट उसके ऑक्साइड का रेशियो बढ़ता चला जाएगा। देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी, यहाँ भी और यहाँ भी, जबकि जो दूसरा वाला है वो मल्टीपल में बढ़ रहा है। यहाँ कितना हो गया 4 दूनी 8, और ये 12, और ये कितना हो गया 16, इसी तरीके से ये वाला कितना हो गया 20, 4 8 12 16 20, मल्टीपल में उसके गुणा में है, 4 के गुणा में ही है जितने रेशियो हमें मिले हैं ऑक्सीजन के। इस वजह से हम इस नियम को क्या समझते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, क्योंकि मल्टीपल में है इस वजह से हम बोल रहे हैं उसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो हमने 3 नियम की बात की है अभी, कौन कौन से, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मास कंजर्वेशन में मास कंजर्व रहेगा, मतलब ना ही डिस्ट्रॉय होगा और ना ही क्रिएट होगा, और हम दूसरी बात कर रहे थे कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, तो कोई भी कंपाउंड किसी भी सोर्स पर डिपेंड नहीं करेगा कि उसके एटम्स का रेशियो कितना रहेगा, फिक्स रेशियो रहता है। किसी भी सोर्स से लिया गया हो, जैसे हमने बात की वाटर की, वाटर कहीं से भी लिया गया हो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक फिक्स रेशियो आपको मिलेगा। इस तरीके से हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात कर रहे थे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में किसी भी एक एलिमेंट के आप ऑक्साइड लेते हो तो उनके ऑक्साइड का जो एक सिंपल रेशियो होगा वो मल्टीपल में बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब हम बात करें चौथे नियम की। फोर्थ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, इसी को हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। क्योंकि इक्विवेलेंट की हेल्प से भी इसे हम समझ सकते हैं। अब हम करें लॉ ऑफ रेसिप्रोकल नियम की बात। तो है क्या बेसिकली ये, अगर आप कोई 2 एटम लेते हो, 2 एलिमेंट आपने लिए हैं और किसी तीसरे से कंबाइन करते हो तो हमें 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, और जो आपने किसी तीसरे से एक एक करके उनको कंबाइंड किया है उन दोनों को अगर आपस में भी आप कंबाइंड करके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करोगे तो उसमें भी एक सिंपल रेशियो मिलेगा, जिसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे कार्बन है, सल्फर है और ये ऑक्सीजन है, ये 2 एलिमेंट हम कंबाइंड कराएंगे ऑक्सीजन के साथ। अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड कराओगे तो CO2 मिलेगा,
और कार्बन को सल्फर को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराओगे तो SO2 मिलेगा। अब हम इनका सिंपल रेशियो देखें। कार्बन वेट कितना होता है 12, इसका कितना होता है 32 हो जाएगा ऑक्सीजन का, यहाँ सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का भी 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक का रेशियो आपको फिक्स मिलेगा। कार्बन का मिला है ये ऑक्सीजन का है, ये कार्बन का है, ये सल्फर का, ये ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाला आपको दोनों में ही रेशियो फिक्स मिल रहा है। अगर हम कार्बन और सल्फर को मिलाएं तो बनेगा CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। अब कार्बन और सल्फर का सिंपल रेशियो देखिए। कार्बन का वेट कितना होता है 12, सल्फर का कितना होता है 32। इसका जो सिंपल रेशियो निकलेगा वो निकलेगा 3:8। ठीक। अब जो कार्बन और सल्फर के कॉम्बिनेशन से बना है वो है CH2। तो हम CH2 का निकालें। अब यहां दिखेगा नहीं, इस वजह से यहां देख लीजिए। CH2 जो कार्बन है उसका कितना होता है 12, सल्फर का कितना होता है 32, 2 है तो कितना हो जाएगा 64। रेशियो कितना आएगा इसका 3:60। ठीक है। तो यहाँ पर जो उनका रेशियो मिला है, एक तो फिक्स है कार्बन का, यहाँ कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, फिक्स है। जबकि जो दूसरा एटम प्रेजेंट है उसका जो रेशियो है वो मल्टीपल में है। यहाँ देखो 8 है, यहाँ कितना हो गया 16। इनके अगर रेसिप्रोकल रेशियो निकाला जाए तो 2 निकलेगा। देखो कैसे, इसका कितना निकला था 3/8, 3:8। यहाँ निकालते हैं रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। कार्बन का 3 था और सल्फर का 8। दूसरे वाले में CH2 में कितना था 3:60, 16। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2, तो आया क्या है 2:1। इस तरीके से आपको मिल जाएगा। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब जो फोर्थ है और जो हमारा लास्ट है इस टॉपिक का वो है गैलुसेक लॉ, गैलुसेक का नियम। तो इसे भी समझेंगे। गैलुसेक का नियम क्या है? ये गैलुसेक का नियम इन्होंने कहा है यदि किन्हीं 2 रिएक्टेंट गैसेस को आप कंबाइन करके रिएक्ट कराकर किसी प्रोडक्ट गैस में कन्वर्ट करते हो तो वो एक सिंपल रेशियो में रहेंगी। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। वो कितने होंगे HCl 2। अगर एक आयतन H2 लिया और एक आयतन Cl2 लिया और तो कितने आयतन HCl बनेगा? 2 आयतन 2:1। ठीक, सिंपल रेशियो में रहेंगे। यहाँ हाइड्रोजन का रेशियो 1 है, Cl का भी 1 है और HCl का कितना है 2। तो ये सिंपल रेशियो आपको मिलेगा। किसी भी गैसेस को आप कंबाइन करोगे यदि वहाँ पर गैसियस फॉर्म में ही प्रोडक्ट प्राप्त होता है तो वो एक दूसरे के सरल रेशियो में होंगे, सिंपल रेशियो में होंगे। जैसे हम एक और एग्जांपल की हम बात करते हैं यहाँ पर। जैसे N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ये बना है। इसमें नाइट्रोजन अगर 1 वॉल्यूम है या इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी आप देख सकते हो, इसका कितना है 1, उसका कितना है 3 हो गया, इसका कितना है 2। तो ये इसका सिंपल रेशियो हो गया। तो इस तरीके से गैलुसेक के नियम के अनुसार हम किसी भी रिएक्शन के दौरान उनकी गैसेस के सिंपल रेशियो को निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये
5 नियम समझ में आए होंगे, और जो भी आपके डाउट रहें कमेंट बॉक्स में बता देना। इसके बाद अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।